हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 4F दे रखे हैं। तो बेटे इस प्रश्नावली 4F में आपको जो प्रश्न नंबर 22 से जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों का जो भी हल है वो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो आप चाहते हैं या फिर आप प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको एक एक प्रश्न का हल आपको करवाया गया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4F में जो आपको प्रश्न नंबर 22 से जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्लास की अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर जो 22 आपको दे रखा है, इसमें कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को क्रेमर विधि से हल कीजिए। बेटा एक मेथड है, क्रेमर विधि से हल कीजिए। यहाँ पे हमको 3 समीकरणें दे रखा है और हमें क्रेमर विधि से हम लोगों को इन समीकरणों को हल करना है। इससे पहले की क्लास में शायद आपको याद होगा कि आव्यूह विधि से हम लोगों ने समीकरणों को हल किया था। हल करने का यह मतलब होता है यानी x और y और z, अगर 3 समीकरण हैं, अगर उसमें 3 चर हैं तो x y z का आपको मान निकालना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं हल करना। हल करने का मतलब यही है x y z इन तीनों चरों के मान हमको इस मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लिखोगे, यहां पे आपको तीनों समीकरणें दे रखी हैं। एक बार हम आपको बहुत ही विद्वत चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉपी पे लिखोगे सॉल्यूशन में दिए गए समीकरण, और फिर आपको लिखना है x माइनस 2y प्लस का 3z बराबर में 11। यानी क्वेश्चन में जो भी आपको समीकरणें दे रखे हैं आपको सॉल्यूशन में उतारना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरी समीकरण 5x प्लस 3y प्लस 2z और बराबर का 3 उतार लिया ना। उसके बाद इसमें आपको थोड़ी सी हिंदी लिखनी है। दिए गए समीकरणों के गुणांकों से, दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक, हम इस चीज को यहां पे बनाएंगे। देखिएगा बेटा, मैंने आपके सामने हिंदी मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है। दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक, ये आपको हिंदी आपको अच्छे से लिखनी है। बताइए आप इतना कर लेंगे? बिल्कुल आप इतना तो कर ही लेंगे। इसके बाद आपको यहां पे एक सारणिक लिखना पड़ेगा। बेटा सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो यहां पे आपको कैपिटल D बराबर आपको यहां पे एक सारणिक बनाना है। मैं एक काम करता हूं, इस सारणिक को यहां पे साइड में हम लोग लिख देते हैं हिंदी में सारणिक, ठीक है? क्योंकि बाकायदा जब अच्छा लिखोगे पेपर में तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं जैसा कर रहा हूं आपको वैसा ही करना है। दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक, तो यहां पे जो भी समीकरणें दे रखी हैं इन समीकरणों के गुणांकों को ले लेना है। यहां पे 3 समीकरणें हैं तो आपको 3 पंक्ति 3 स्तंभ प्राप्त होंगे, जैसा कि मैं पिछले क्लास से चर्चा करता चला आ रहा हूं। जैसे x का गुणांक यहाँ पे 1 है,
x का गुणांक यहाँ पे 3 है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y का गुणांक -2, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक यहाँ पे 3, z का गुणांक यहाँ पे 3 है, z का गुणांक -1 है, z का गुणांक यहाँ पे आपको 2 दे रखे हैं। बोलो x का 1 3 5 -2 1 3 3 -1 ये आपका 2 है। d बराबर आ गया ना, बताइए d बराबर आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना होता है, यहां पे जो d बराबर आपने लिखा है इसका बेटा आपको माड निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? माड। तो यहां पे देखिएगा हम लोग इसका पहले मान निकालेंगे। देखो बेटा d बराबर जब आप निकालोगे तो देखो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में माड निकालना सिखाया था वैसे लगाओ। तो देखो यहाँ पे जो आपको सारणिक दे रखा है इसमें पहली पंक्ति को आप ले लो। R1 का मतलब पहली पंक्ति, तो R1 की जो पहली पंक्ति यानी इस सारणी की जो पहली पंक्ति है उसका पहला अवयव प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में लेते हैं। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो ये आपको 1 लेना पड़ेगा। इसके बाद बेटा अगर आप 1 लेते हो तो ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी, 2 1 कम 2, बीच में सदैव माइनस निशान लगता है और यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 माइनस में तो आपको प्लस हो जाएगा। हम क्या कह गए, आपको पहले 1 लिखना है, फिर ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 3 प्लस का, फिर आपको ये 2 माइनस में लेना था लेकिन यहाँ ये 2 माइनस में है और माइनस में ही लेना पड़ेगा तो बेटा प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, 2 तिहाई कितना होता है 6, 5 1 कम 5 प्लस का 5, फिर आपको यहाँ पे प्लस का 3 लेना है। अब आप देख पा रहे हैं ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 5 1 कम 5 हो जाएगा। फिर आपको सॉल्व करना है, 3 दूनी 6, चाहो तो एक बार चेक कर लो, 1 लिखेंगे पहला अवयव प्लस में, स्तंभ पंक्ति हट गया, 2 1 कम 2 प्लस का 3, यहाँ प्लस का 2 होगा, 2 तिहाई 6 सही है, प्लस का 3 ये स्तंभ हटे 3 तिहाई 9, 5 1 कम 5 सही है ना। बाकी आपको निकालना सिखाया गया है, शुरुआत से देखो वीडियो आप समझ जाओगे। 3 2 5, 5 1 कम 5, 6 5 11, 11 दूना 22, 9 में से 5 गया 4, 4 तिहाई 12। बताइए तो 20 30 32 34 5 39, यहाँ पे डी का मान कितना गया, यहाँ पे डी का मान आपको प्राप्त हुआ है 39। बताइए डी का मान कितना प्राप्त हुआ है 39। अभी प्रतिक्रिया खत्म नहीं हुई है, हम लोग क्रेमर विधि से सॉल्व करेंगे समीकरणों को, अभी क्रियाकलाप खत्म थोड़ी ना हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे हिंदी आपको लिखना है, यहाँ पे इंप्लाइज डेट लगा के मैं लिख रहा हूं, डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, डी के प्रथम पद को अचर पदों में विस्थापित करने पर, याद रखिएगा कैसे, देखो ये d बराबर आपने लिखा है तो पहले क्या करेंगे d का माड निकालेंगे, तो d बराबर 39 आ गया। d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, इसका यह मतलब होता है यहां पे जो आपको d बराबर दिया था उसका जो बेटा पहला स्तंभ है 1 3 5, इसको हटा के इसके स्थान पे अचर पदों को हमको क्या करना है, विस्थापित करना है। अचर पद यहाँ पे जो समीकरणें दे रखी होती है बराबर में जो संख्याएं हैं 11 2 3 इनको लिखना होता है। तो अगर प्रथम स्तंभ को अगर आप क्या करते हो विस्थापित करते हो तो यहाँ पे dx बराबर आपको नोट करना होगा, dx बराबर 1 3 5 अब हटा दिया जाएगा, इनके स्थान पे विस्थापित करना पड़ेगा 11 2 और 3। उसके बाद आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, ज्यों का त्यों, माइनस का 2 ये हो गया 1, ये आपका 3, फिर यहाँ पे 3 लिख लो, -1 और ये आपका 2। बताइए मैं आपको बताना चाहूंगा
डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर इसका यह मतलब होता है, अगर डी बराबर जो आपने भी लिखा था सारणिक के अंदर अवयवों को, उसका जो पहला स्तंभ है उसको हटा देना है और अचर पदों में उसे बदल देना है, यानी समीकरणों के बराबर में जो भी अंक या संख्याएं 11 2 3 जैसे था, तो ये 1 3 5 को हटा के वहां पे 11 2 3 लिख के और बाकी ये दूसरा स्तंभ ये तीसरा स्तंभ इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे और बस उसे dx बराबर नोट कर लेंगे, क्योंकि प्रथम स्तंभ को विस्थापित किया है तो dx लिखा जाएगा। बताओ क्या आप इतनी बात समझ पाए, हाँ कि ना? बताइए, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी, बताइए। एक बार मैं जल्दी जल्दी एक बार इसको रिवीजन करा देता हूं, पहले आप 2 मिनट के लिए इस चीज को जरा समझें अपने आप से, 2 मिनट के लिए। समझ लिया? ठीक। सबसे पहले अगर जब भी क्रेमर विधि से कहेगा आपको 3 समीकरणें दे रखी होंगी, सबसे पहले दिए गए समीकरण, इन तीनों समीकरणों को आप लिख लेना। दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक, तो d बराबर आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी समीकरणें हैं उसमें x y z को देखो, उनके गुणांकों को आपको इस सारणिक के अंदर लिखना होता है। सारणिक का मतलब आप जानते हो, ये जो आपको 2 रेखाएं खड़ी खड़ी दिख रही हैं इसे सारणिक बोलते हैं। x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 प्लस का लेंगे, x का 3 है, x का 5 है तो 1 3 5 हो गया, y का -2, y का 1, y का 3, z का 3 है, z का -1, z का 2 है, 2 लिख देंगे। बताओ अब आपको बात समझ में आ गई, d बराबर आ गया। फिर यहाँ पे जो भी सारणिक आती है उसका हम लोग माड निकालते हैं, जैसा मैं पिछले क्लास से बताता चला आ रहा हूं। यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, जैसा मैंने R1 से नोट किया है, क्योंकि रो का मतलब पहली पंक्ति, यहाँ पे 1 लिख लेंगे और फिर क्या होता है, पहला अवयव प्लस में, फिर माइनस में, फिर क्या होता है प्लस में लेते हैं। मैंने आपको माड निकलवाना आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, आप माड निकालेंगे पंक्ति और स्तंभ को हटा हटा के, तो डी का मान 39 आ जाएगा। नहीं निकाल पाते हो तो पिछली क्लास देखो, आप समझ जाओगे। फिर मैंने क्या किया, डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित किया है। यहाँ पे डी बराबर जो भी सारणिक दे रखा है उसका जो पहला स्तंभ है 1 3 5, पहले स्तंभ में जो अवयव हैं इन अवयवों को हटा के उनके स्थान पे मैं लिख दूंगा 11 2 3, ये अचर पद हैं, इनको मैंने विस्थापित कर दिया। दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ ज्यों का त्यों बना रहा। ये कहानी कुछ है, आप एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मिटाल देते हैं, अब ठीक रहेगा। चलिए इधर निकलवा देते हैं, या फिर पूरा मिटाल देते हैं, आप समझ जाएंगे। ये इतना मिटाल देते हैं, चलो ये भी गायब कर दो, ठीक, ये भी मिटाल देते हैं। अब देखो यहां पे आपको dx के आगे आपको लिखना है, ये पूरा मिटा ले। 39 आया है, डी का मान याद रखिएगा, डी का मान कितना आया है 39। मैं अलग लिख लेता हूं 39, देखिए इधर का भी मिटाल रहे हैं हम। अब देखो इसी dx के नीचे आपको लगा लेना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, जो dx बराबर आपने लिखा है इसका भी माड निकालो, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, माड निकालेंगे इसी dx का। तो कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दो। पहले तो लिखेंगे 11, पहला अवयव प्लस में लेते हैं, R1 के अनुदिश करते हैं, बताओ। तो जब आप 11 लोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ, 2 1 कम 2, बीच में माइनस लगता है, 3 1 कम 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे माइनस का 2, अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे प्लस लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस में लेना होता है, माइनस का है तो प्लस नहीं हो जाएगा। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दो, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, फिर आपको माइनस का 3 लेना पड़ता, नहीं प्लस में लेना पड़ेगा। पहले मैंने -2 लिया, स्तंभ पंक्ति हट गया, सही तो है भैया 3, ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओ, 3 1 कम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 जब लिखोगे तो ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 2 5, 11 5 56,
4 3 7 और 2 9, 6 में से 3 गया 3 3 3 9, 55 5 60 64, कितना आ जाएगा 64 6 70 72, 3 2 5 होता है, 11 5 55, और यहाँ पे 4 3 कितने होते हैं 7, 7 दूनी बेटा 14 हो जाएगा, 3 3 9, अब सही है। तो 55 4 59 60 68 और 10 78 आ जाएगा। चेक कर लो, 3 2 5 11 5 55, 4 3 7 दूनी 14, यहाँ पे 9 55 4 59 68 और 10 78, dx का मान कितना आ गया 78। याद रखेंगे आप लोग, काम आएगा। dx का मान कितना है 78। ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे। dx के नीचे आपको ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे राइट करना है सही के निशान तक। ये तो बेटा हम इसलिए रखे हैं क्योंकि भूले ना, dx तक आपने लगा लिया था, dx के नीचे आपको इतना लगाना है। ठीक है, dx का मान 78 आ गया। क्लास को अगर आगे बढ़ाएं, अब देखिएगा, अब आपको इसी 78 के नीचे आपको लिखना है d के द्वितीय, क्या d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में क्या करने पर विस्थापित, d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर। चलो विस्थापित करो, d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में। तो बताओ, अगर द्वितीय स्तंभ को करोगे तो dy बराबर नोट किया जाएगा सारणिक को। तो बताओ, पहले 1 3 5 था, ये तो पहला स्तंभ था। अब पहले स्तंभ को ज्यों का त्यों लिख दोगे, बस दूसरा स्तंभ जो है उसके स्थान पे अचर पद आ जाएंगे, 11 2 और 3 आ जाएगा। अब बाकी पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ के जो भी अवयव समीकरणों से प्राप्त थे उन्हें हम क्या करूंगा, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ये इधर का मिटालना पड़ेगा ना, 1 3 5 -2 1 3, ठीक है, 3 -1 2 इधर मिटाल दें तो dy बराबर आ गया। पहला स्तंभ ज्यों का त्यों, तीसरा स्तंभ ज्यों का, तो 11 2 3 कहां लिख देंगे, दूसरे द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में। अचर पद आपके समीकरणों के बराबर वाले थे 11 2 3, आप इसका भी क्या करो, माड निकालो। तो यहां पे अगर आप निकालते हो तो पहले आपको 1 लेना पड़ेगा, स्तंभ पंक्ति हटाओ, 2 दूनी 4 प्लस का 3, क्योंकि माइनस में 3 होगा, 3 1 कम 3। फिर यहाँ पे आपको माइनस में 11 लेना पड़ेगा, ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओ, 2 3 6 5 1 कम 5, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3, ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओ, तो 3 3 9 5 दूनी 10। dy बराबर अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा बबुआ, 4 3 7 1 कम 7 6 5 11 11 गरिया 121, 10 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 1 और माइनस की गुणा करेंगे 3। बताओ, 121 और 3 चेक कर लो, 4 3 7, एक बार चेक करते हैं, ये स्तंभ ये पंक्ति हटा, 2 दूनी 4 3 1 कम 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस का 11, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 2 3 6, यहाँ पे 5 1 कम 5 प्लस में, प्लस का 3, स्तंभ पंक्ति 3 3 9 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है। 4 3 7 6 5 11 121, यहाँ पे आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो मैं आपसे कह दूं ये 7 प्लस में है, तो 121 और 3 कितने होते हैं, 124, और 7 घटा दो, तो यहाँ पे 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा dy का मान। बताओ, 117 आ जाएगा, लेकिन 117 आपका आएगा काहे का, माइनस में आएगा। dy का मान कितना आ गया, माइनस का 117 आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो dx का मान पता चल गया है, अब dy का मान पता चल गया है, और कहानी अभी लंबी है, हल्के में मत लेना, इतना कर लेंगे। अब एक काम करो, क्या करो, एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, ले लिया, वेरी गुड। क्लास को आगे बढ़ाएं।
अब आपको फिर इसी 117 के नीचे आपको फिर एक काम करना है, वो ये है डी के तृतीय स्तंभ को, उसी के नीचे आप लगाएंगे 117 के नीचे डी के तृतीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, तो बेटा dz बराबर लिखोगे तो यहां पे 1 3 5 यानी पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ ज्यों का त्यों ही रहेगा। जो गुणांकों से प्राप्त हुए थे, जो डी बराबर आपको लिखाया गया है, उसमें प्रथम स्तंभ दूसरे स्तंभ के जो भी अवयव थे उनको आपको वहीं पे लिख देना है सेम टू सेम, और जो तीसरा स्तंभ उसमें दे रखा था डी बराबर में, उसको क्या कर देना है, तृतीय अचर पदों में विस्थापित कर देना है। अचर पद की अगर हम बात करता हूं तो आपका 11 2 और आपका 3 हो जाएगा। बताओ 11 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, माड निकाल देते हैं और देखते हैं। तो dz यहां पे 1 लेना पड़ेगा, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, माइनस का 2 है, माइनस में लेना है तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 3 3 9 5 दूनी 10, बीच में माइनस का निशान, प्लस का 11 लेना पड़ेगा, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 3 3 9 5 एकम 5। फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूं dz 6 में से 3 गया, माइनस का 3, 6 में से 3 गया, माइनस का 3, 10 में से 9 हटाओगे माइनस का 1, आपका माइनस का 2 बनेगा, 9 में से 5 गया 4, 11 चक्कू आपका बनेगा 44, 3 2 5 होते हैं माइनस के, 44 में से 5 घटाओगे तो मेरे प्यारे प्यारा बच्चा dz का मान कितना आएगा, 39 आएगा, वो भी प्लस में। dz का मान हमको प्राप्त हो चुका है 39, आपने अपनी कॉपी पे नोट कर रखा होगा क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लिया है। यहां तक की कहानी खत्म होती है, कहानी तो अब चालू होती है, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो। चलिए यहां पे जब कहानी की शुरुआत करते हैं, इसके आगे आपको यहां पे काम करना पड़ेगा। अब आपको यहां पे सूत्र लगाना पड़ेगा, और वो सूत्र क्या है इसके बाद, क्योंकि हमें क्रेमर विधि से समीकरणों को हल करना था, और क्रेमर विधि से समीकरणों को हल करने के लिए पहले आपको x का मान निकालो, चाहे y का मान निकालो, चाहे z का मान निकालो, मान तो तीनों के निकालना है। उसी के नीचे जहां तक 39 लिखवाया था उसी के आगे लगाओ। तो x बराबर आपको फार्मूला लगाना है dx बटे डी, उसी के आगे आप लिख सकते हो अब x बराबर dx बटे डी, dx का मान मैंने आपको 78 निकलवाया था, d का मान आपको 39 निकलवाया गया था, 39 एकम 39, 39 दूना 78, x का मान आपको यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अब आपको y बराबर निकालना पड़ेगा dy बटे कैपिटल D, dy का मान आपको कितना दे रखे हैं, माइनस का 117, यहाँ पे 39, 39 एकम 39, 39 तिहाई आपका होता है 117। मैं कह सकता हूं डी का मान आपको माइनस का 3 प्राप्त होगा। बताओ माइनस का 3 प्राप्त हुआ कि हाँ कि ना, बताओ। फिर आपको यहाँ पे z बराबर मान ज्ञात करना होगा, तो आपको dz ऊपर लिखना होगा, d नीचे लिखना होगा। dz का मान मैंने आपको 39 और d का भी मान 39, 39 एकम 39 बटे का 1 माना नहीं जाता है बबुआ, तो z का मान कितना गया, 1 आ गया। बताओ आप देख सकते हैं क्रेमर विधि, इस प्रकार से क्रेमर विधि से हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किया है, प्रश्नों का हल आ चुका है। x का मान 2 प्राप्त हुआ है, y का मान -3 प्राप्त हुआ है, z का मान 1 प्राप्त हुआ है। क्या आपको थोड़ा सा भी क्या कोई दिक्कत है, बताइए। पहले एक जोरदार स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास में देखते हैं कि क्या करना है। आपने क्लास देख ही ली होगी, कुछ खास नहीं है। तो जब भी प्रश्न में क्रेमर विधि से समीकरणों को अगर हल करने को कहेगा तो आपको 3 समीकरणें दे रखी होंगी। हाँ बस ये बात जरूरी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यह मेरा कहना है, राजपूत सर का कहना है, 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर ये इंटर में 1.5% के बराबर है, आपको पता है। तो बेटे अब एक आपको काम करना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरा कहाँ मानते हैं और कहाँ मानेंगे। प्रश्न नंबर 22 का मैंने हल आपको समझा दिया है। 23, 24 और 25
मैं कुछ कह रहा हूं? चलो ठीक है, नाराज हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 और 24 बेटा ये दो क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में करना है। 22 मैंने करवा दिया है। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24 आपको बेटा होमवर्क में करना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 22 में हमें क्रेमर विधि से प्रश्नों को हल करना था, समीकरणों को हल करना था। आपको प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24 यहां पे जो दे रखे हैं, इन्हें भी आपको क्रेमर विधि से ही हल करना है। सेम प्रोसेस है। 22 में भी 3 समीकरणें थी, 23 और 24 में भी आपको 3 समीकरणें दे रखी हैं, और 3 समीकरणों में आपको पता है डी कैसे निकालना है, dx कैसे निकालना है, dy कैसे निकालना है, dz कैसे निकालना है। निकालने के बाद x बराबर dx बटे डी, y बराबर dy बटे डी, z बराबर dz बटे डी, आप क्या करेंगे, मान रख के आप x y z के मान ज्ञात कर लेंगे। तो 23 और 24 आपको होमवर्क में मेरे वीर बहादुर आप कर लेंगे। बताइए, कर लेंगे? मुझे पूर्ण भरोसा है आप कर सकते हैं। क्यों? तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4F का यहां पे जो प्रश्न नंबर आपको बेटा दे रखे थे, यानी प्रश्न नंबर 22, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। इसका हल आज की क्लास में हम लोगों ने समझ लिया है। अब इस प्रश्नावली 4F में मात्र 2 प्रश्न रह गए हैं, उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। तो अगर आज की क्लास में क्रेमर विधि से समीकरणों को हल करना अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों को ये बात बताएं बहुत तगड़े से कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस पे कंप्लीट क्लासें आपको करवाई जा रही हैं। क्लास 12th मैथ की कोर्स पूरा कंप्लीट मिलेगा। बस केवल वीडियो को कंप्लीट देखा करो, हर प्रश्न का हल आपको करवाया जाएगा। हाँ, जो सेम क्वेश्चन होते हैं वो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को होमवर्क के लिए देता हूं, क्योंकि वो बेटा कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। इसी प्रश्नावली 4A के जो लास्ट के 2 प्रश्न रह गए उनका हल लेकर हम आएंगे, आपको समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।